हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने पार्ट 1 में तो संख्या और संख्याओं के विभिन्न प्रकार की जानकारी ली थी, और पार्ट 2 में इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएँ हैं, उनकी बेसिक जानकारी जैसे विभाजन एल्गोरिथम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी नोट्स बनाने के हिसाब से हमने पूरी जानकारी पार्ट 2 में देखी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक ओपन करें और वहां से आप वीडियो देखिए, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम, ये क्लास 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 रियल रूप से आज ही स्टार्ट हो रही है प्रश्नावली। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड है वो 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो आई होप आपको ये सब आता है। लेकिन फिर भी चाहे हमें आए या ना आए, हमें नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने होते हैं। तो मैं नोट्स बनाने के हिसाब से आपको पूरी डिटेल से आंसर लिखूंगा। तो सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले 140 को ले लेते हैं इधर। सबसे पहले 140 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार जाएगा? 70 बार। आपको जब भी 2 का भाग देना हो तो संख्या जहाँ तक हो सके संख्या को आधा कर दिया करो। यदि वो आधी हो रही है तो आधा कर दो, अन्यथा 2 का भाग दे दो। फिर 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 35। अब जब 2 का भाग जाएगा नहीं तो किसका जाएगा? 5 का। 5 का जाएगा कितनी बार? 7 बार। और फिर 7 का जाएगा 7 में कितनी बार? 1 बार। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या प्राप्त हो गए? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है केवल। तो यहाँ से 140 को लिखेंगे हम 2 गुणा ये 5 गुणा 7। इनको जब आप वापस गुणा करोगे तो आपको वापस कितना मिलेगा? 140। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है 156। तो 156 के टुकड़े कर लेते हैं। लास्ट में 6 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देते हैं इसमें, तो एक बार तो 7 बार चला गया और एक बार कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 2 का भाग लगाया, 2 का भाग 7 में तो जाएगा कितनी बार? 3 बार। एक बच गया, 18 में जाएगा कितनी बार? 9 बार। फिर 39 में किसका जाएगा? 3 का जाएगा कितनी बार? 13 एकम 13, 13 26 और 13 3 39, 13 बार। और 13 में 13 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ से 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिल गए हमें? 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद में बात करते हैं हम थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है हमारे पास 3825। अब 3825 में इकाई 5 है, तो इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग तो उन्हीं में जाता है जिनमें इकाई 0 2 4 6 8 हो। यहाँ पर अब 2 का नहीं जा रहा है तो 3 के लिए ट्राई करते हैं। 3 के लिए आपको अंकों को जोड़ना है, तो 5 और 2 हो गए 7, 7 और 5 15, 15 और 3 हो गए 18। और 18 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो इसमें 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 का भाग लगाया, 3 में तो 1 बार चला गया। फिर 8 में लगाया तो 2 बार गया और 2 बच गए। आगे 22 बना, 22 में भाग लगाया तो 7 बार, 7 21। फिर 15 में जाएगा कितनी बार? 5 बार। वापस एक बार देखते हैं कि इसमें 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 7 और 5 12, 13 14 और 1 15, वापस 3 का जाएगा। तो 3 का भाग लगाए, 12 में तो 4 बार चला गया, 7 में 2 बार चला गया, 1 बच गया। 15 में कितनी बार? 5 बार। अब 3 का नहीं जा रहा क्योंकि अंकों का योग है वो 11 हो रहा है, तो लास्ट में इकाई 5 आ रहा है, तो किसका जाएगा? 5 का। 5 का लगाया तो 8 पंजे 40 और
आगे से ये 2 बच गया, आगे 25 बन गया, 25 में कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का बच जाएगा 17 बार, और फिर 17 में 17 का जाता है कितनी बार? 1 बार। तो 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब बात करते हैं हम 4th नंबर 7429। 7429। अच्छा 4 नंबर रह गया अभी। 5005। 5005 की बात करते हैं अब। तो 5005 में न तो 2 का जा रहा है न 3 का जा रहा है, तो सीधा ही किसका जाएगा? 5 का। 5 में 5 का 1 बार, 0 0 में जाएगा नहीं, तो ये 0 0 आ गए, और फिर 5 में 1 बार। अब किसका लगाए इसमें? तो 101, न तो इसमें 1 का जा रहा, ये 2 का जा रहा, न 3 का जा रहा, न 5 का जा रहा। तो एक बार 7 के लिए ट्राई करें हम। तो 7 का लगाएंगे तो 7 एकम 7, 28, 2 7 21। बिल्कुल इसमें किसका जा रहा है? 7 का। 7 एकम 7, ये 7 एकम 7, फिर 30 बनेगा। 30 में जाएगा 7 चौक 28, 21 7 बार, फिर जाएगा 7 3 21, तो 143 बार चला गया। अब 143 में देते हैं हम किसका? वापस 7 के लिए ट्राई करेंगे तो 7 का जाएगा नहीं। फिर 7 के बाद में आता है 11, तो 11 के इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, और फिर 13 का 13 में जाता है कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ से 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद में एक लास्ट रह गया हमारे पास 7429। 7429, तो ये रह गया हमारे पास 5 नंबर 7429। ट्राई करते हैं पहले 2 के लिए। तो 2 तो लास्ट में 9 है, 2 का नहीं जाएगा, तो किसका जा रहा है? फिर 3 का। 3 का ट्राई करते हैं। 9 10 11, 11 और 4 15, 15 और 7 हो गए 22, तो 3 का भी नहीं जाएगा। फिर 3 का नहीं जा रहा तो 5 का भी नहीं जा रहा है इसमें, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 का ट्राई करें। 7 एकम 7, 7 चौ 28, 7 बजे 35, फिर ये 7 का भी नहीं जा रहा। 7 का नहीं जा रहा तो 11 के लिए ट्राई करें। सम और विषम स्थान वाले अंकों का योग बराबर नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं जाएगा। और फिर किसकी बात करते हैं हमें? 13 की। तो 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिगा 78 65, 9 92 29, ये नहीं, इसका भी नहीं जा रहा। 13 का भी, ये 11 का भी नहीं जा रहा इसमें, न 11 का जा रहा है न 13 का जा रहा। अब 17 के लिए ट्राई करते हैं। तो 17 एकम 17, ये 17 का लगाएंगे इसमें, तो 17 का जाएगा 17 चौक 68, 6 बच गए 62, 17 3 51 और 119, और ये आ गया 17 7 119। बिल्कुल किसका जाएगा इसमें? 17 का। इस प्रकार आप भाग देकर ट्राई कर लेना। जैसे इसमें 17 का भाग लगाएं तो 17 का जाएगा 17 चौक 68, 74 में से 68 को घटाए तो 6 बच गया, आगे से 2 आया, 6 और 2 62 हो गई। 62 में 17 का भाग लगाते हैं तो 17 3 51, बच गया 11, आगे से 9 आया 119, और 17 7 होता है 119। 17 का चला गया। अब 17 का जाएगा नहीं इसमें वापस, तो 17 का नहीं जा रहा, तो 17 के बाद में आता है 19, तो 19 का भाग लगाते हैं। 19 एकम 19, 19 दूना 38, 38 के बाद में 19 एकम 19, 38 29 57, बिल्कुल कितनी बार जा रहा है? 23 बार। तो 19 का भाग लगा लेते हैं तो कितनी बार जाएगा? 23 बार, और फिर 23 में 23 का जाता है कितनी बार? 1 बार। तो यह अभाज्य गुणनखंड थोड़े से हार्ड टाइप के थे, इसमें आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है कि किसका भाग जाएगा। तो यहाँ पर पहला गुणनखंड आ गया 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको जिस प्रकार मैं आंसर लिख रहा हूँ उसी प्रकार आपको प्रॉपर आंसर लिखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के इक्वल, ये हमने कल पढ़ा भी था कि दो संख्याओं का के एचसीएफ और एलसीएम का गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है और उसके बाद में जांच भी करनी है कि दोनों बराबर है या फिर नहीं है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। तो यहाँ से आंसर लिख लेते हैं फर्स्ट का 26 और 91। तो पहले तो 26 के गुणनखंड लिखें। भाग लगाते हैं, पहले 2 का भाग लगाया, 26 में 13 बार गया, फिर 13 में 13 का जाता है कितनी बार? 1 बार। 91 की बात करें, 91 में किसका जाएगा? 91 में डायरेक्ट जाएगा किसका? 7 का, क्योंकि 13 7 91 होता है। फिर 13 का 13 में जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ से एक बार हम 26 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। अब हमें HCF भी निकालना और LCM भी निकालना है। तो HCF तो दोनों में जो कॉमन संख्या आ रही है वो HCF हो जाएगा। तो HCF तो यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? 13। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 13। LCM की बात करें तो LCM के लिए एक तो 2 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा और एक ऊपर नीचे 13 कॉमन आ रहा है तो वो आ जाएगा 13। और इनको गुणा करेंगे 13 7 91 और 91 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 182। ये तो सिंपल LCF था। अभी और तरीके से बताएंगे, जिस प्रकार हमने डेफिनेशन पढ़ी है पार्ट 2 में उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। कि HCF तो होता है उभयनिष्ठ घात में कम घातों का गुणनफल, कम घातों वाली संख्याओं का गुणनफल, और LCM होता है जो घातों में सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या उनको आपस में क्या करना है? गुणा करना है। अब हमें जांच करनी है इसकी कि क्या ये LCM और HCF सही है या फिर गलत है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर सूत्र लगाना है कि दो संख्याओं का जो HCF और LCM का जो गुणा होता है वो बराबर होना चाहिए दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर। तो यहाँ से HCF तो निकल के आया हमारे पास 13 और LCM निकल के आया 182। बराबर में A का मान कितना है? 26 गुणा B का मान कितना है? 91। गुणा करें तो यहाँ से 182 को गुणा करना है किससे? 13 से। तो आ जाएगा 3 6 8 3 24 और 5 गुणा में आ जाएगा 2 8 और 1 6 6 3 और 2। तो यहाँ से आ गया 2366। 2366। अब आपका इधर का गुणा भी ये एक मिनट इधर आया है 2000, अच्छा इधर ही आया है 2366। अब आपका इधर का गुणा भी 2366 ही आना चाहिए। तो 91 को गुणा करना है हमें 26 से। तो यहाँ से आ जाएगा 6 9 6 54 गुणा 2 18। यह आ जाएगा 6 6 8 और 3 8 और 5 13 और 2। ये भी कितना आ गया? 2366। तो दोनों तरफ इक्वल संख्या आ रही है, इसका मतलब हमारा LCM और HCF क्या है? सही है। तो ये तो था दूसरे का पहला। अब बात करते हैं दूसरे की 510 और 92। तो सबसे पहले तो आंसर नंबर है सेकंड। एक बार तो 510 के टुकड़े कर लेते हैं। तो 510 के टुकड़े की बात करें तो पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 200। ये 2 का भाग लगाया, 510 का आधा कितना हो गया? 250 255। अब 2 का भाग जाएगा नहीं तो किसका लगाए? 5 2 10 3 का जा रहा है पूरा, क्योंकि इनका योग करने पर कितना हो रहा है? 12। तो 3 का भाग लगाएंगे तो 25 में जाएगा 8 3 24 1 और फिर 3 पंजे 15 85 में अब जाएगा किसका? 5 का कितनी बार? 17 बार। और 17 में 17 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। बात करते हैं अब 54 की। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, पहले 2 का भाग लगाया 27, फिर 3 का भाग लगाया 9 3 27 और फिर 3 3 3 और 1। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये किसके हो गए? 54 के। अच्छा बात तो हम 92 की चल रही थी, यहाँ पर 54 इसका ले लिया, यहाँ से 92 लेना। एक मिनट 92 के टुकड़े करने, आगे वाली संख्या कर दिए। 92 में सबसे पहले 2 का भाग लगेगा, तो 2 का भाग यहाँ से 4 बार 8 और 6 दूनी 12 46। फिर 2 का भाग लगाया 23 और फिर 23 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23।
अब बात करते हैं हम इनके गुणनखंड की। तो 510 को तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 को क्या लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 23। अब बात कर लेते हैं एक बार हम HCF की। तो HCF में जो कॉमन आ रहा है वही लेना है। तो यहाँ से ऊपर और नीचे, ऊपर 2 है वो एक बार आ रहा है, नीचे 2 बार आ रहा है, तो आपको कम बार वाला लेना है। तो कम बार मतलब कितने हो गया 2 है वो एक बार लेना है। 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर है नीचे नहीं है, तो इसका मतलब इसका HCF तो कितना आएगा केवल 2। अब बात करते हैं हम LCM की। तो LCM में आपको ज़्यादा घात लेनी है, मतलब ज़्यादा बार वाला लेना है। 2 ऊपर एक बार है नीचे 2 बार है, ध्यानपूर्वक सुनना, 2 ऊपर एक बार है नीचे 2 बार है, तो आपको 2 बार वाला लेना है। गुणा 3 ऊपर एक बार है नीचे है नहीं तो भी लेना है, LCM में आपको लेना है। गुणा 5 ऊपर एक बार है नीचे नहीं है तो 5 को भी एक बार लेना है, ऊपर 17 भी दिख रहा है, जो दिख जाए वही लेना है, जो दिख जाए वही लेना है। तो इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा आएगा आपके पास 23,460। 23,460 अभी गुणा करेंगे, टाइम लगेगा, तो मैंने पहले गुणा करके रखा है 23,460। अब आपको जांच करनी है, तो जांच के लिए हम लिखेंगे HCF गुणा LCM बराबर होना चाहिए A गुणा B। HCF आया था 2 गुणा LCM आया है 23,460 और बराबर में A का मान कितना है 510 और B का मान कितना है 92। तो 23 को गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 46,920 और उधर जब आप 510 को 92 से गुणा करोगे तो भी आपके पास कितना आ जाएगा 46,920। तो दोनों तरफ समान संख्या आ रही है, आप एक बार ट्राई गुणा करके देख सकते हो, दोनों तरफ समान संख्या आ जाए तो आपका HCF और LCM सही है, अन्यथा गलत है। तो ये हो गया इसका सेकंड। अब बात करते हैं हम थर्ड की, 336 और 54। किसकी बात करें 336 और 54। तो थर्ड नंबर है यहाँ पर 336 और 54। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम 336 के। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें तो सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, फिर 6 दूनी 12 और 16 में जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग लगाते हैं, 16 में गया 8 बार और 8 में गया 4 बार। फिर 2 का भाग लगाते हैं तो 42, फिर 2 का भाग लगाया 21, फिर 3 का भाग लगाया 7 बार और फिर 7 का भाग लगाया 1 बार। तो यहाँ से आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और फिर एक बच गया हमारे पास 54। तो 54 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं हम इधर। 54 में सबसे पहले 2 का भाग लगाया 27 बार, फिर 3 का भाग लगाया 9 बार, फिर 3 का भाग लगाया 3 बार और फिर 3 का भाग लगाया 1 बार। तो यहाँ से इनके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए 336 के अभाज्य गुणनखंड तो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आपको मैं इसको घातांक के रूप में बता देता हूँ कि घातांक में देखिए 2 है वो 4 बार है, तो 2 की पावर कितना लिख लेते हैं 4 गुणा 3 कितनी बार है 1 बार गुणा 7 कितनी बार है 1 बार। इसको घातांक रूप में लिख कर बता रहा हूँ मैं। फिर है 54, 2 है वो 1 बार है, 3 है वो कितनी बार है 3 बार। अब सबसे पहले क्या निकाले इसका HCF के लिए मैंने कहा ऊपर और नीचे कॉमन संख्या आनी चाहिए, मतलब जो नीचे संख्या वो ऊपर भी होनी चाहिए, लेकिन कम घात वाली संख्या लेनी है। 2 ऊपर 4 बार है, 2 नीचे 1 बार है, तो आपको 2 को 1 बार लेना है गुणा 3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 3 ऊपर 1 बार है नीचे 3 बार है, तो आपको 1 बार ही लेना है। और 7 दोनों से ऊपर और नीचे आ नहीं रहा है तो नहीं लेना है। अब यहाँ से हल करेंगे तो 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 भी 3 होता है, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो HCF तो कितना आ गया 6। अब LCM की बात करें तो आपको ज़्यादा घात वाली संख्या लेनी है, तो 2 तो है वो 4 बार लेना है, 3 है वो 3 बार लेना है, और 7 है वो कितनी बार लेना है 1 बार। 2 की पावर 4 तो हो जाएगा 16, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 और 7 की पावर 1 हो जाएगा 7। और जब इन सभी को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास आएगा 3024। अब जांच करें कि क्या HCF और LCM का जो गुणा है वो A और B के गुणा के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो
HCF का मान तो 6, LCM का मान हो गया 3024 बराबर A का मान हो गया 336 गुणा B का मान हो गया कितना 54। गुणा करेंगे यहाँ से तो 6 चौका 24, ये गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास 18,144 और इधर गुणा करेंगे 336 को 54 से तो भी कितना आएगा 18,144। दोनों तरफ बराबर संख्या आ रही है तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है सही। मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक बार गुणा करके देख लेना, मेरे पास ऑलरेडी गुणा किए हुए हैं। तो ये था प्रश्न संख्या 2। HCF और LCM हमने ज्ञात किया है, उसके बाद में जांच भी की है कि आंसर सही है या फिर गलत है। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। HCF भी और LCM भी सेम प्रश्न है, ऊपर और नीचे वाला सेम प्रश्न है। अब बात करते हैं सबसे पहले की 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से आंसर नंबर फर्स्ट है 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के सीधे अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं 2, फिर 6 में 2 का, फिर 3 का। तो यहाँ से यदि घातांक रूप में लिखें तो 12 को घातांक रूप में क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिखें तो 15 को लिखेंगे 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर भी 5 भी 1 बार और 3 भी 1 बार। फिर 21 में लगाएंगे 3 का भाग तो 3 भी 1 बार आएगा, फिर आ जाएगा 7 1 बार। 3 भी 1 बार आएगा और 7 भी कितनी बार आएगा 1 बार। अब हम सबसे पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। तो HCF के लिए मैंने अभी बताया कम घात लेनी है, आपको इन तीनों में से कम घात वाली संख्या लेनी है। तो 3 ऊपर 1 बार आ रहा है, यहाँ तीनों में ही 3 1 बार आ रहा है, तो आपको 3 को कितनी बार लेना है 1 बार। बाकी 2 ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, 5 नीचे बीच में आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, मतलब कुल मिला के बाकी सभी है वो ऊपर नीचे सेम नहीं आ रहे, कॉमन नहीं आ रहे। तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा केवल और केवल 3। अब बात करते हैं हम LCM की। तो LCM यहाँ से निकालें तो 2 है वो 2 बार आ जाएगा, मतलब ज़्यादा घात लेनी है। 3 है वो तीनों में 1 1 बार आ रहा है तो 1 बार आ जाएगा। 5 है वो भी 1 बार आ जाएगा और 7 है वो भी कितनी बार आ जाएगा 1 बार। तो यहाँ से हल करें तो 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 और 4 3 12। 35 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। तो HCF तो आ गया 3 और LCM कितना आ गया इसका 420। ये तो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है, ये तो क्लास 6th में भी है। यदि आप देखना चाहो तो क्लास 6th में भी है। यहाँ से बात करते हैं सेकंड की। 17 के टुकड़े लिखे तो 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 का टुकड़ा तो कौन होगा केवल और केवल 17। 23 का टुकड़ा कौन होगा केवल और केवल 23, क्योंकि 23 भी अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर बात करते हैं 29 की, तो 29 भी अभाज्य संख्या है वो भी, तो 29 का टुकड़ा भी 29 ही होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से HCF की। तो HCF की बात करें तो न तो ऊपर और नीचे कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, और जहाँ कोई भी संख्या कॉमन नहीं आई वहाँ पर कौन कॉमन आता है 1। ये ध्यान रखना, जहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आई वहाँ पर HCF कितना होता है हमेशा 1। और थ्योरी में हमने पढ़ा कि जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। इसका मतलब 17 23 और 29 सह अभाज्य संख्याएं हैं। LCM की बात करें तो LCM में तो सभी संख्याएं आ जाएगी 17 गुणा 23 गुणा 29, दो दिख जाए वही लेना है, और इनको गुणा करोगे आप तो गुणा आएगा यहाँ पर 11,339, 11,339। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर। पहले 8 के टुकड़े करें तो 8 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, कहने का मतलब 2 की पावर कितना 3। 9 के टुकड़े करें तो 9 के टुकड़े हो जाएंगे 3 गुणा 3। यदि आगे बात इसको घातांक रूप में लिखें तो 3 कितनी बार है 2 बार। 25 को क्या लिखें, 25 को लिखेंगे हम 5 गुणा 5, या फिर घातांक के रूप में क्या लिखें 5 की पावर 2। यहाँ से भी HCF निकालें तो इनमें भी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी HCF कितना आएगा 1। LCM की बात करें तो ज़्यादा घात वाले लेना है, तो 2 है वो 3 बार लेना है, 3 को 2 बार लेना है और 5 को 2 बार। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। तो 8 गुणा 9 गुणा 25,
गुणा करेंगे तो 25 × 200 और 200 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800। तो एलसीएम कितना आ गया इनका 1800। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आगे का वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि HCF ऑफ 306 और 657, कुल मिला के क्या है यहाँ पर ये कि 306 और 657 का जो HCF है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। आगे कह रहा है कि इनका LCM आपको ज्ञात करना है। कुल मिला के क्या दे रखा है, दो तो संख्या ही दे रखी है, उनका HCF दे रखा है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो HCF और दो संख्याओं के लिए हमने एक सूत्र पढ़ रखा है कि दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणा, HCF गुणा LCM है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो HCF तो यहाँ पर कितना दे रखा है 9, LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM की जगह LCM रख लेते हैं, बराबर A का मान दे रखा है 306 मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दे रखी है 657। हमें LCM का मान निकालना है तो 306 गुणा 657 उधर पहले से ही है और जो 9 गुणा में वो कहा जाएगा भाग में। अब 9 का भाग जा रहा है 306 में क्योंकि अंकों का योग 9 हो रहा है। 9 का भाग लगा यहाँ से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 28 29 30, 3 बच गए और 36, 9 चौक 36। अब आपको 34 को 657 से गुणा करना है तो 34 को 657 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 22,338, 22,338। ये क्या आ गया आपके पास से LCM। तो यहाँ पर LCM कितना आ चुका है इनका 22,338। आगे प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। आपको ये बताना है कि क्या 6 है वो 0 पर समाप्त, 6 की पावर n, एक मिनट 6 की पावर कितना है n है, ये मिसप्रिंट हो गया। क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हमें एक थोड़ी सी थ्योरी याद रखनी है। 0 पर वही संख्याएं समाप्त होती है जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है। बस इतनी लाइन आपको याद रखनी है कि वही संख्या 0 पर समाप्त होगी जिनमें अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो क्या लिखना आपको, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है, ये फिक्स है। 10 से विभाजित होने का मतलब 2 और 5 का भाग जाना, एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे हम, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है, मतलब उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, विभाजित होती है। या फिर यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, या संख्या 2 या 5 से 2 और 5 से 2 या 5 से नहीं 2 और 5 से विभाजित होगी। यदि 10 का भाग जा रहा है किसी संख्या में, इसका मतलब उसमें 2 और 5 का भी जा रहा है, इसका मतलब 2 और 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि यदि हम 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 10 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 5। 0 पर वही संख्या समाप्त होगी, किसी भी संख्या की पावर यदि कुछ भी हो मान लो, लेकिन वह 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। अब हम बात करते हैं 6 की पावर n की। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करें हम, 6 की पावर n के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें, के अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे
2 गुणा 3, 2 गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा n। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 की पावर भी n हो जाएगा गुणा 3 की पावर भी क्या हो जाएगा n। ये कौन से नियम से हो रहा है, यदि दो संख्याओं के पावर ऊपर एक बार है तो उन्हें अलग अलग पावर हम दे सकते हैं, एक घातांक का रूल है। तो यहाँ पर कहीं भी हमें 2 और 5 एक साथ नहीं दिख रहे, 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा, तो लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में में 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आपको ये लाइन लिखनी है। कुल मिला के मोटे मोटे अक्षरों में यदि हम बात करें तो आपको लिखना है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ 5 नहीं है, अतः इसमें ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 6 की। तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो अभाज्य संख्याएं तो वही होती है जिनके ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या वही होती है जिनके अभाज्य गुणनखंड करें और केवल अभाज्य संख्या ही आए। हमने एक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ी है कि हम एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करें हम और उनमें केवल अभाज्य संख्याएं आए तो इसका मतलब ये भाज्य संख्याएं है। तो देखिए किस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक तो ये समूह है, एक ये समूह है। यदि हम बात करें तो इसमें से 13 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 13 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच गया 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो कितना बच गया 1, 13 कम 13 1 बच गया। अब यहाँ से आ गया 13 और यहाँ से बच गया हमारे पास 11 7 77 और प्लस 1 77 और 1 कितना हो गया 78। तो 13 गुणा 78, 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, 78 के टुकड़े करें तो 78 होता है, 13 का 78। तो 13 गुणा 6, 78 को हमने क्या लिख दिया 13 गुणा 6। इस 78 को हमने क्या लिख दिया है, ये लिख दिया हमने इसको 13 गुणा 6। ध्यान रखना आप इसको कि आप 78 को हमने 13 गुणा 6 लिख दिए। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 13 13 और 6 आ रहा है, मतलब कुल मिला के अभाज्य संख्या आ रही है। यहाँ पर हम बात करें 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ये ध्यान रखना थोड़ा सा इसको। यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 13 आ रहा है, तो 2 3 और 13 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ लिखेंगे यहाँ सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर अनुसार 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर 2 3 और 13 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है भाज्य संख्या है। सेम इसी प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। तो ये प्रश्न हम जगह नहीं रही हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ एक बार, इसको यहीं से हल कर लेते हैं क्योंकि समझ में तो आ गया होगा आपको कि यहाँ से भी आपको ये समूह और इस समूह में से 5 को क्या निकालना बाहर। यहाँ से बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 और प्लस में कितना बचेगा 1। ये 5 में से कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा। ये 5 कोष्टक
गुणा करेंगे यहाँ से तो 7 6 42, 42 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 168, 168 को 3 से गुणा करें और फिर जोड़ना है कितना 1, तो आ जाएगा 109, 1009, कितना आ जाएगा 1009। अब 1009 खुद एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 1009 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 1009। तो आपको यहाँ पर भी यही लाइन लिखनी है सेम कि यहाँ सभी अभाज्य संख्या हैं, अतः अंकगणित के आधारभूत संख्या के अनुसार, आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, तो लिखेंगे भाज्य संख्या है। दोनों प्रश्नों को आपको सेम तरीके से करना है। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। सर एलसीएम क्यों निकाला आपने, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला? तो ध्यान रखना, एक चक्कर लगाने में एक को 12 मिनट लग रहे हैं और एक को 18 मिनट, दोनों एक ही समय पर स्टार्ट हो रहे हैं। एक की चाल ज़्यादा है, एक की चाल क्या है, कम है, तभी तो समय ज़्यादा लग रहा है, एक को कम लग रहा है। तो वो स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद में एक तो आगे चला जाएगा, एक पीछे रह जाएगा। तो वो एक चक्कर लगाते जाएंगे, एक चक्कर लगा लिया, दूसरा चक्कर लगा लिया, तीसरा चक्कर लगा लिया, तो दूरी है उनकी मिनट है, जो समय है वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, तो दो चक्कर लगाने में 36 मिनट लगेंगे और एक को 24 मिनट लगेंगे। मतलब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा होता है, एचसीएफ संख्या के बराबर या संख्या से क्या होता है, छोटा। तो वो चक्कर लगा रहे हैं तो मिनट तो उन्हें ज़्यादा लग रही है। एक चक्कर लगाएंगे, क्या पता वो एक चक्कर में मिले, दो चक्कर में मिले, तीन चक्कर में मिले, कम चक्कर में तो नहीं मिलेंगे, नहीं कम समय में मिलेंगे, 12 और 18 मिनट से पहले नहीं मिलेंगे वो। तो इसलिए ज़्यादा के तरीके से हमने इसका क्या निकाला है, एचसीएफ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम कि 12 और 18 का एलसीएम निकालने पर, या पे लिख सकते हैं सीधा 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 के टुकड़े करें तो 12 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 3, और 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 अब यहाँ से एलसीएम की बात करें तो 2 है वो तो 2 बार आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बार वाले लेना है, और 3 भी कितनी बार आएगा, 2 बार। गुणा करेंगे 3 9 18, 18 दूना 36। इसका मतलब वो 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर होंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब होंगे, 36 मिनट बाद में। 36 मिनट का मतलब एक तो 3 चक्कर लगा लेगा और एक 2 चक्कर। सोनिया तो 2 चक्कर लगाने के बाद लगा लेगी, उतने में जो रवि है वो कितने चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर, और वापस दोनों है वो उसी स्थान पर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। कितने मिनट बाद में होंगे, 36 मिनट बाद में। आगे एक्सरसाइज 1.2 है, तो ये थी 1.1। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बार बार सब्सक्राइब और लाइक के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करना है। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।